हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस विद वैभव शर्मा। जहां पर हम हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पर करवा रहे हैं। अभी हमारा हिंदी साहित्य का वैकल्पिक जो विषय का जो पेपर नंबर 2 है, अभी हमारा वो चल रहा है, जहां पर हम अभी नाटक को कंप्लीट करा रहे हैं। सभी चैप्टर्स को हम क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में आपको कंप्लीट करवाएंगे और आप इनको अच्छे से नोट्स बनाएं, चीज़ों को समझें। कोई अगर आपका सजेशन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। अब जो हमारा नाटक शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है आज, उसका नाम है भारत दुर्दशा। हमारे सिलेबस में 3 नाटक है। पहला स्कंदगुप्त जो जयशंकर प्रसाद जी का है, दूसरा भारत दुर्दशा जो भारतेंदु जी का है, और तीसरा आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश जी का है। ठीक है, और आज हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा की अभिनीयता या रंगमंचीयता का मूल्यांकन करो। अभिनीयता या रंगमंचीयता क्या होती है? कोई भी जो नाटक होता है उसको हमें प्ले करना होता है मंच पर, स्टेज पर जो हम कहते हैं। तो वहाँ उस स्टेज पर नाटक को प्ले करना कितना आसान है, उसको नाटक को प्ले करने में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो सब कुछ रंगमंचीयता में आती हैं। चाहे वो कैरेक्टर्स हो, चाहे वो चरित्र हो, चाहे उनकी भाषा शैली हो, चाहे अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें रंगमंचीयता के अंदर आती है। मतलब कि ओवरऑल स्टेज पर उस नाटक को कैसा परफॉर्म किया जाएगा, वो सब रंगमंचयता के भीतर आता है। तो सबसे पहली बात, किसी भी नाटक की जो सफलता होती है वो इस बात से तय होती है कि उसे कितनी आसानी से मंचित किया जा सकता है। कोई भी जो नाटक होता है ना, उसकी सफलता इसी बात से तय होगी कि उसको स्टेज पर कितनी आसानी से उसका मंचन किया जा सकता है, उसे कितनी आसानी से प्ले किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जो नाटक होते हैं ना, वो केवल पाठ्य विधा नहीं होते हैं, वो दृश्यात्मक विधा भी होते हैं। मतलब ये होता है कि नाटक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं लिखे जाते हैं, नाटक लिखे जाते हैं ताकि उसका प्ले किया जा सके, ताकि नाटक को खेला जा सके और लोगों को दिखाया जा सके। इसलिए नाटक की सफलता इस बात से तय होती है कि वो कितनी आसानी से खेला जा सकता है। अगर किसी नाटक का मंचन हम आसानी से कर सकते हैं तो इसका मतलब वो नाटक बहुत ज़्यादा सफल है। लेकिन अगर किसी नाटक को मंच पर खेलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, इसका मतलब कि वो नाटक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है या बहुत ज़्यादा सफल नहीं है। अच्छा तो वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सफल हो। नेक्स्ट चीज़ है कि जो भारतेंदु हैं, जिन्होंने भारत दुर्दशा नामक नाटक लिखा है, उन्होंने आधुनिक हिंदी नाटक का जो विकास यात्रा है ना, वो उसके बड़े महत्वपूर्ण वो बड़े महान, दोस्तों ये महान अब पूर्ण नहीं होगा, ये महत्वपूर्ण होगा, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ये शायद गलती से कुछ हो गया, तो इसकी जगह आप महत्वपूर्ण लिख लेना। ओके, क्योंकि वो एक बड़े महत्वपूर्ण नाटक है। क्यों? क्योंकि भारतेंदु ने जो नाटक लिखे हैं ना, उनका उद्देश्य पढ़े लिखे लोगों में प्रभाव पैदा करना नहीं है। जिस वक्त भारतेंदु ने नाटक लिखा था, उस वक्त हमारा देश कुछ आज़ादी हुआ था, आज़ादी के आसपास की बात है। तो उस वक्त भारत में जो साक्षरता थी ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं थी साक्षरता। इसलिए भारतेंदु लोगों को जागृत करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने नाटक लिखा। अब क्योंकि साक्षरता बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो जाहिर सी बात है उनका जो नाटक है वो लोग अधिकांश लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने नाटक ऐसा लिखा ताकि जो गरीब और जो निरक्षर लोग हैं ना, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको भी आसानी से समझाया जा सके कि भारतेंदु कहना क्या चाह रहे हैं। तो भारतेंदु के नाटक का जो उद्देश्य है ना, वो पढ़े लिखे लोगों पर प्रभाव पैदा करना नहीं है, बल्कि गरीब और निरक्षर लोगों के भीतर जो नवजागरण की चेतना है ना, वो उत्पन्न करना है। अब तीसरी चीज़, कोई भी नाटक सफल इसलिए होता है या उसकी जो रंगमंचीयता होती है, उसमें और क्या चीज़ें शामिल होती है। रंगमंचीयता में दोस्तों शामिल होता है कि उसका दृश्य विधान कैसा है। इसके साथ ही दृश्य विधान में क्या, उसका जो दृश्य विधान है ना, जो भारत दूरदर्शन नाटक है, इसका जो दृश्य विधान है वो बहुत ज़्यादा सरल है और प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि नाटक में ना केवल 6 अंक और 6 ही दृश्य हैं। अंक मतलब कि कितने चैप्टर में वो नाटक है। ठीक है, जैसे हम मूवीज़ देखते हैं तो मूवी दिखाई जाती है, मूवी इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद। तो मूवी में जनरली 2 पार्ट होते हैं, या अगर हम वेब सीरीज़ देखते हैं तो वो तो एपिसोड में आती है। तो ठीक इसी तरह से जो नाटक होता है ना, वो भी अंक में आता है। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। और फिर दूसरा है कि इसमें 6 दृश्य हैं। दृश्य का मतलब ये होता है कि सपोज़ कोई मूवी है, जो थोड़ी सी मूवी इंडिया में शूट हुई, थोड़ी सी मूवी जो है वो अमेरिका में शूट करी, फिर थोड़ी सी मूवी हमने राजस्थान में शूट करी, थोड़ी सी मूवी हमने जंगलों में शूट करी। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे दृश्य हो जाते हैं। लेकिन नाटक में इन इतने सारे दृश्यों को नाटक में लाना, पर्दे के रूप में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो भारत दूरदर्शन नाटक है ना, वहाँ पर एक तो अंक भी बहुत कम है, सिर्फ केवल 6 अंक है, और साथ ही 6 दृश्य हैं। तो दृश्य को परिवर्तन करने में जो डायरेक्टर है, जो निर्देशक है, उसको समस्या नहीं होती है। नाटकों में जो दृश्य परिवर्तन किया जाता है ना, वो कुछ नेचुरली किया जाता है, और कुछ दृश्य जो है वो आपका
पर्दों के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। नाट इसमें अगर हम इसके दृश्य की बात करें तो नाटक के दृश्य में क्या चीज़ें शामिल है? एक शमशान शामिल है, शमशान आप इजीली स्टेज पे मंच पे बना सकते हो। कुछ तंबू शामिल है, तंबू हम आसानी से बना सकते हैं। कुछ टूटे हुए मंदिर शामिल है, मंदिर को टूटे हुए मंदिर हम मंच के ऊपर आसानी से बना सकते हैं। एक मैदान का दृश्य है, वो भी हम आराम से वो भी हम इजीली दिखा सकते हैं। एक किताब खाना है, उसे भी हम इजीली दिखा सकते हैं। कुछ इस प्रकार के दृश्य है। तो जो दृश्य विधान है ना, वो बहुत दृश्य विधान में यही कि दृश्य कितने हैं और उसके अंग कितने हैं, ये सब चीज़ें आती है। दृश्य विधान मतलब जो आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हो नाटक का कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हैं, वो सब दृश्य विधान के अंदर आता है। तो जिसका दृश्य विधान है ना, वो बहुत सरल है। पहले तो इस वजह से ना, हालांकि ये जो नाटक है ना, इसको नुक्कड़ नाटक की तरह तो नहीं खेला जा सकता। जैसे नुक्कड़ नाटक, जैसे आषाढ़ का एक दिन है, उसको आप नुक्कड़ नाटक की तरह खेल सकते हो, क्योंकि आषाढ़ का जो पूरा दिन नाटक है ना, वो पूरा का पूरा नाटक केवल और केवल मल्लिका के घर के आसपास ही घूमता है। वो और कहीं उज्जैन जाता है, कश्मीर जाता है, लेकिन कश्मीर और उज्जैन को दिखाया नहीं गया नाटक में। कश्मीर ऐसा है और उज्जैन ऐसा है, उसकी कोई चर्चा नहीं है उस नाटक में। उसमें अगर चर्चा है तो केवल सिर्फ और सिर्फ मल्लिका के घर के, मतलब कि चार दीवारियों की चर्चा है, सिर्फ एक कमरे की चर्चा है। लेकिन भारत दुर्दशा जो नाटक है ना, उसे आप नुक्कड़ नाटक की तरह नहीं खेल सकते, क्योंकि इसमें जिस तरह के इसमें दृश्य है, आपको तंबू लेकर के मैदान का दृश्य आप चौराहे पे लाना, नुक्कड़ पे लाना, ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन स्टेज के ऊपर या फिर जो थिएटर होता है ना, वहाँ पर इस नाटक को बहुत आसानी से खेला जा सकता है। तुलनात्मक रूप से बहुत आसान है। अगर हम जयशंकर प्रसाद जी की नाटक स्कंदगुप्त को देखेंगे तो उसकी तुलना में ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको आप थिएटर में खेल सकते हैं। ठीक है। अगली चीज़ आती है कि भारतेंदु ने 4-5 प्रसंगों में ना अभिनय के संकेत दिए हैं। अभिनय का संकेत होता है कि मतलब इसमें अगर हम भारत दुर्दशा की बात करें तो इसमें जो कैरेक्टर है ना, वो भी जैसे इसमें एक आलस्य एक आदमी है, उसका कैरेक्टर है आलस्य आदमी, एक आलस्य आदमी का कैरेक्टर है। तो जब आलस्य आदमी आएगा तो वो किस तरह से आएगा, आलस्य आदमी कैसा होना चाहिए, इस नाटक में एक कैरेक्टर है, उसका नाम आलस्य है, तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसका इन्होंने संकेत दिया है, अभिनय संकेत दिए हैं कि जो आलस्य होगा ना, वो आदमी मोटा होना चाहिए और जम्हाई लेता हुआ धीरे धीरे आएगा। तो ये पहचान है एक आलस्य आदमी की। इसी तरह से जितने भी कैरेक्टर इस नाटक में हैं, उन सब के अभिनय संकेत दिए हैं। मतलब 4-5 प्रसंग में तो उनके अभिनय संकेत दिए हैं, ताकि जो डायरेक्टर है उसको आसानी हो कि अगर एक आलस्य आदमी है तो उसको कैसे कैसे आना है, डायरेक्टर को बताना नहीं पड़ेगा कि तुम ऐसे आना और तुम वैसे आना। भारतेंदु ने पूरा दे रखा है अभिनय संकेत। ठीक है। इसलिए ये नाटक जो है वो रंगमंचीयता की दृष्टि से बहुत आसान है, क्योंकि अनेक नाटक ऐसे होते हैं जहाँ पर ऐसा नहीं दिया होता है, तो वहाँ पर डायरेक्टर को अपना दिमाग लगाना होता है कि यार ये कैरेक्टर कैसे आएगा, ये कैरेक्टर कैसे एक्शन करेगा। अगली चीज़ होती है कल्पनाशीलता। अब ये भारतेंदु की कल्पनाशीलता का प्रमाण है कि उन्होंने प्रकाश आधारित रंगमंच के संकेत दिए हैं जो 1950 के बाद विकसित हुए थे, जबकि भारतेंदु ने 1875 में ही इसका आरंभिक संकेत दिया था। अब ये प्रकाश आधारित रंगमंच क्या होता है, मैं आपको इसके एक प्रकाश आधारित रंगमंच, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ये शायद डबल डबल प्रिंट हो गया, ये वाला जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड 2 बार आ गई, तो आप चाहें तो आप इस स्लाइड को काट दें, क्योंकि ये सेम स्लाइड नीचे भी है। ओके। हाँ, तो भारतेंदु की कल्पनाशीलता का प्रमाण है कि उन्होंने जो प्रकाश आधारित रंगमंच के संकेत दिए हैं जो 1950 के बाद विकसित हुआ था, जबकि भारतेंदु ने 1875 में ही इसका आरंभिक संकेत दे दिया था। तो प्रकाश आधारित रंगमंच क्या होता है? प्रकाश आधारित रंगमंच क्या होता है? अंधकार के प्रवेश के समय रंगशाला से कई दिए बुझा दिए जाएंगे। तो प्रकाश आधारित रंगमंच का मतलब होता है कि जब नाटक को प्ले किया जा रहा है, कोई सीन आ रहा है, तो उस वक्त लाइटिंग कैसी होगी, जो लाइटिंग है ना वो कैसी होगी। जैसे अगर मानो कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया और वो बीच रोड में है और बारिश हो रही है, तो उस वक्त लाइटिंग कैसी होनी चाहिए? क्या उस वक्त दिन का उजाला होना चाहिए? नहीं। अगर आपको बहुत इमोशन दिखाना है ना, तो इस तरह के सीन अगर आप रात में शूट करोगे, आसपास बिजली कड़क रही होगी, अंधेरा होगा और बहुत ही पीली पीली सी लाइट जली होगी, तो आप इस सीन को इमेजिन करके देखो। तो इसको बोलते हैं प्रकाश आधारित रंगमंच। तो भारतेंदु ने 1875 में इसके आरंभिक संकेत दे दिए थे, जबकि वास्तविकता में 1950 में विकसित हुआ था। ये भारतेंदु की कल्पनाशीलता थी कि उन्होंने कितनी दूर तक की सोची। एक एग्जाम्पल है कि जब अंधकार भी इस नाटक में कैरेक्टर है, जब अंधकार के प्रवेश के समय जो रंगशाला से कई दिए बुझा दिए जाएंगे। अंधकार जो कैरेक्टर है, जब वो स्टेज पर आएगा तो आसपास के जो दिए जला रखे होंगे उसमें से हम कुछ दियों को बुझा देंगे। कुछ दियों को बुझा देना जो होता है वो एक अंधकार की पहचान होती है। जैसे जब मूवीज़ में कोई बुरा कैरेक्टर आता है तो लाइटें बंद हो जाती है, थोड़ा जो सिचुएशन होती है वो डिम हो जाती है ना, तो इसी तरीके इसको बोलते हैं प्रकाश आधारित रंगमंच।
नेक्स्ट चीज़ है कि नाटक के प्रभाव में, नाटक का जो प्रभावशाली मंचन में ना ध्वनि तत्व की बड़ी प्रबल भूमिका होती है। पार्श्वध्वनियों की जो परंपरा थी वो भारतेंदु के सामने नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका प्रयोग किया है। ध्वनि की परंपरा क्या होती है कि जैसे जब अंधकार का आगमन होगा ना, तो ऐसा लगेगा जैसे आंधी आने की भांति शब्द सुनाए। तो उन्होंने इसमें नाटक में कुछ लाइनों का यूज़ किया कि अंधकार के आगमन के समय आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ेंगे। मतलब ध्वनि तत्व के बारे में आप ये लिखेंगे, रंगमंचता जो होती है उसमें ध्वनि तत्व, एक सेकेंड, जो रंगमंचीयता होती है उसमें ध्वनि तत्व को भी शामिल किया जाता है। तो ध्वनि तत्व में क्या आएगा, ये ध्वनि तत्व में क्या आएगा कि अंधकार के आगमन के समय आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ेंगे। जब अंधकार आएगा तो प्रकाश आधारित रंगमंच के हिसाब से जो आसपास के कुछ दिए हैं उनको बुझा दिया जाएगा, और ध्वनि तत्व को दिखाने के लिए जब अंधकार आएगा ना, तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे आंधी आने वाली है। जैसे जब कोई बुरा कैरेक्टर आने वाला होता है सीन में, तो आपको आंधी जैसी आवाज़ सुनाई देती है, जूते की खटखट सुनाई देती है, खिड़कियाँ जो है वो खटपट खटपट करते हैं। तो इसको बोलते हैं ध्वनि तत्व। तो उन्होंने इसका भी इस नाटक में प्रयोग किया है। इसके अलावा और क्या है, विभिन्न चरित्रों की वेशभूषा का उन्होंने स्पष्ट अंकन किया है कि जो भी कैरेक्टर है ना, उनकी वेशभूषा कैसी होगी। जैसे भारत दुर्दशा नाटक में ना, भारत की जो दुर्दशा है ना उसको दिखाया गया है कि भारत कितना कमज़ोर है, उसकी कितनी बुरी दशा हो रखी है, उसकी दुर्दशा का कारण क्या क्या है। तो भारत इस नाटक में एक कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर जाहिर सी बात है जब हम इस नाटक को प्ले करेंगे तो भारत जो है वो एक ह्यूमन का कैरेक्टर होगा, एक मानव का कैरेक्टर होगा। तो उसकी सिचुएशन कैसी होगी, वो कपड़े कैसे पहनेंगे, उन्होंने इसका भी स्पष्ट अंकन किया है। जो भारत होगा उसने फटे हुए कपड़े पहने होंगे, हाथ में एक टेकने की घड़ी पहनी होगी, और शिथिल अंग होंगे। अंग मतलब उसकी बहुत ढीला ढाला प्रवृत्ति, मतलब बहुत ही हट्टा कट्टा इंसान नहीं, बहुत ढीला ढाला प्रवृत्ति का इंसान होगा। भारत दुर्दशा की रंगमंचता की सफलता में भाषा की जो सहजता है ना, भाषा की सहजता, चुस्त संवाद योजना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ और हास्य व्यंग्य की बड़ी भूमिका है। अगर आप नाटक को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको भाषा जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं मिलेगी, आपको आसान भाषा मिलेगी। जो संवाद है वो भी चुस्त है। चुस्त संवाद का मतलब होता है कि संवाद बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, संवाद बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, मीडियम संवाद है, ठीक है। मुहावरे आपको इसमें मिलेंगे, आप हमें इसमें लोकोक्तियाँ भी मिलेंगी, हमें इसमें हास्य व्यंग्य भी मिलेगा। जब आप नाटक को पढ़ेंगे तो मैं आपको कोशिश करूँगा अगर नाटक पॉसिबल हो पाता है करवाना, अदरवाइज़ हम तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही चलेंगे। और ठीक है, तो जो चरित्र योजना है उनकी वेशभूषा जो है उसका भी स्पष्ट रूप से अंकन किया है। हालांकि जो भारत दुर्दशा नाटक है उसमें जो गीत है ना उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर पिक्चर में बहुत ज़्यादा गाने होंगे ना तो पिक्चर के साथ जो हमारा कनेक्शन है ना वो बन नहीं पाता। तो इसी वजह से नाटक में गीत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पाठक है ना, जो नाटक को देख रहा है ना, उसका कनेक्शन नहीं बन पाता है, तो बीच बीच में ना कनेक्शन ढीला होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो चरित्र हैं, चरित्रों की जो संख्या है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। तो चरित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि चरित्रों के साथ में जो हमारा रिलेशन है ना वो अच्छा बन नहीं पाता, क्योंकि किसी भी चरित्र को अगर अगर आपको किसी भी चरित्र के साथ बेहतर संबंध बनाना है ना, तो उस चरित्र को स्टेज पे आना पड़ेगा, उसको कुछ वक्त तक स्टेज पे रहना पड़ेगा, अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे सीन में उस चरित्र को आना पड़ेगा, बहुत सारे दृश्यों में उस चरित्र को आना पड़ेगा, क्योंकि चरित्रों की संख्या जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और चरित्र खुद ही आकर के अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इसकी वजह से चरित्र जो है ना उनके साथ एक हमारा जो संबंध है ना वो सहज संबंध नहीं बन पाता। इसके साथ में भारत दुर्दशा नाटक में कहीं कहीं पर आपको जो जो स्वगत कथन के कारण ना, संवाद स्वगत कथन मतलब कि जो कभी कभी जो होती है बहुत ज़्यादा बोल देता है, मतलब कोई कैरेक्टर ना बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब कोई कैरेक्टर है आपने उसको बहुत सारी लाइनें बोलने के लिए दे दी हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है ना वो भाषण प्रतीत होता है। एक तो होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप कहाँ जा रहे हो और आप मेरे से ये कहो कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे ये सामान खरीदना है, 2 किलो चीनी खरीदनी है, 5 किलो ये खरीदना है, तेल खरीदना है। तो ये जो आप पूरा बोलोगे ना तो ये एकदम भाषण जैसा प्रतीत होता है। तो कहीं कहीं पे नाटक में जो इनको बोलते हैं स्वगत कथन, तो कहीं कहीं पर नाटक में जो स्वगत कथन है ना इसकी वजह से भी ना थोड़ा सा कनेक्शन जो है ना वो कम होता है, ठीक है। ऐसा ही चीज़ें जो रंग संकेत दिए ना उसकी कमी है, रंग संकेत बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं कि दृश्य कैसा होगा, लेकिन थोड़े बहुत दिए हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, नाटक में ना कहीं कहीं पर कुछ देशी शब्दावली का यूज़ किया है। देशी शब्दावली, हाँ, तो इस शब्द को आप काट देना, जो विवेक लिखा है ये कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा शायद, तो इसको आप काट देना। तो देशी शब्दावली का जो प्रयोग है ना उसके वजह से अभी थोड़ी समस्या प्रतीत होती है, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते हैं एकदम से। तो और अगर इसकी सफलता का एक पैरामीटर ये भी है कि लखनऊ, बनारस और बलिया में जब भारतेंदु जीवित थे उनके जीवन काल के दौरान ही लखनऊ, बनारस और बलिया में इसको बेहतर तरीके से मंचन किया जाता। और अगर हम यदि ये याद की जगह यदि आएगा, यदि निर्देशक को थोड़ी स्वतंत्रता दी जाए
और उसको इतना फ्रीडम दी जाए कि वो गीतों को थोड़ा सा काट छाँट कर सके, और जो उसकी भाषा में जो देशज शब्द है ना उनको थोड़ा सा सुधार सके ना, उसको इसका जो मंचन है ना उसको हम और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। ये आप इसके कंक्लूज़न में लिखोगे। तो ओवरऑल हमने पूरा पढ़ लिया है कि रंगमंचता क्या होती है, रंगमंचता में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं। उसकी भाषा हो गई, मुहावरे हो गया, लोकोक्तियाँ हो गई, चरित्र कितने हैं, चरित्र कम है या कम है, चरित्र कम है, ज़्यादा है, चरित्र को महत्व कितना दिया गया है, ठीक है? और इसके साथ ही इसमें अंक कितने हैं, इसमें दृश्य कितने हैं, इसके साथ ही अभिनय संकेत है या फिर नहीं है, रंग संकेत है या नहीं है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें रंगमंचता के भीतर आती हैं। तो आज का ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आषाढ़ के एक दिन के हमने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, उसके कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हैं जिनकी अभी पीपीटी बनने के लिए मैं पीपीटी बना रहा हूँ उनकी आजकल, बट इसकी पीपीटी रेडी थी तो मैंने पहले कर दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।